Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के पैसिफिक थिएटर में सोलोमन द्वीप अभियान के दौरान 18 अप्रैल 1943 को इंपीरियल जापानीज नौसेना के एडमिरल ईसोरोकु यामामोटो को मारने के लिए अमेरिकी सेना ने एक अभियान चलाया, जिसे कि ऑपरेशन प्रतिशोध का नाम दिया गया। ईसोरोकु यामामोटो इंपीरियल जापानीज नौसेना के एक मार्शल एडमिरल थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त बेड़े के कमांडर इन चीफ थे। ऐसा माना जाता है कि पर्ल हार्बर पर हुए हमले की सारी प्लानिंग यामामोटो ने ही की थी और अमेरिकी उनको पर्ल हार्बर के लिए जिम्मेदार मानते थे, इसलिए उनको एक हाई वैल्यू टारगेट समझा जाता था। दोस्तों, मैंने एक वीडियो पर्ल हार्बर हमले के बारे में भी बनाया था। अगर आप चाहें तो मैं उसको ऊपर टैग कर रहा हूं, आप उसको देख सकते हैं। हालांकि उस वीडियो में मैंने बैटल ऑफ लॉस एंजलिस की बात की थी, लेकिन फिर भी उसमें मैंने आपको बैकग्राउंड में पर्ल हार्बर के बारे में काफी कुछ समझाने की कोशिश की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, यामामोटो को पर्ल हार्बर पर हमले के वास्तुकार के रूप में देखा जाता था। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने नौसेना के सचिव फ्रैंक नॉक्स को निर्देश दिए थे कि किसी भी तरीके से यामामोटो को ढूंढा और मारा जाए। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने एडमिरल विलियम बुल हेल्सी, जो कि साउथ पैसिफिक फोर्सेस के कमांडर थे, उनके साथ परामर्श करके निमित्ज को आगे बढ़कर ऑपरेशन वेंजेंस की योजना बनाने और उसको एग्जीक्यूट करने के आदेश दिए गए। पर्ल हार्बर के हमले के बाद अमेरिकी लोगों में जापान के विरुद्ध बहुत गुस्सा था और अमेरिकी यामामोटो को ही इसका जिम्मेदार मानते थे। लेकिन असल में यामामोटो जापान और जर्मनी के बीच में जो अलायंस थी उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्होंने जापानीज हाई कमांड को हमेशा ही इसके बारे में बताया था। यामामोटो ने यूनाइटेड स्टेट्स के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई की थी। वे न सिर्फ अमेरिका के कोने कोने में घूमे थे, बल्कि उन्हें अमेरिका के बारे में बहुत जानकारी भी थी। जापान के अंदर कुछ ही ऐसे लोग थे जिन्हें यामामोटो के जितना अमेरिका के बारे में पता हो। यामामोटो ने जापानीज हाई कमांड को यह भी बता दिया था कि अमेरिका के साथ युद्ध करना जापान के हितों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने जापानीज कैबिनेट के एक मेंबर को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने जापान को अमेरिका से लड़ाई ना करने का सुझाव भी दिया था। उन्होंने लिखा था, अगर जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में लड़ाई होती है तो चाहे जापान गुआम या फिलीपींस या फिर हवाई और सैन फ्रांसिस्को के ऊपर ही कब्जा क्यों ना कर ले, इससे जापान की जीत नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि जापानीज को वॉशिंगटन के अंदर जाना चाहिए और व्हाइट हाउस के साथ एक शांति समझौता करना चाहिए। उनको पहले से ही पता था कि जैसा कि जापानीज सोच रहे थे कि अगर वे अमेरिका के ऊपर हमला करते हैं तो अमेरिका जापान के ऊपर कभी भी युद्ध नहीं करेगा। यह सोच बिल्कुल गलत थी। उन्हें पता था कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकी पूरी ताकत के साथ जापान के विरुद्ध युद्ध करेंगे और इस युद्ध में जापान की हार होना निश्चित था। लेकिन उनके इन सुझाव पर जापानीज सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया और उन्हें पर्ल हार्बर की घटना को अंजाम देने का ऑर्डर दिया गया। ना चाहते हुए भी उन्होंने पर्ल हार्बर के ऊपर हमले की एक योजना बनाई, बल्कि उसको बहुत ही सफल तरीके से एग्जीक्यूट भी किया। 14 अप्रैल 1943 को फ्लीट रेडियो यूनिट पैसिफिक ने प्रोजेक्ट मैजिक के अंतर्गत एक संदेश को इंटरसेप्ट किया। जापानीज नौसेना के इस कोड को तोड़ने के बाद अमेरिकी नौसेना के क्रिप्टो विश्लेषकों ने संदेश को डिकोड किया और पाया कि यह संदेश एक निरीक्षण यात्रा के लिए भेजा गया था और इसमें बताया गया था कि एडमिरल ईसोरोकु यामामोटो सोलोमन द्वीप समूह पर निरीक्षण के लिए आने वाले हैं। यह जानकारी अमेरिकी प्रशांत बेड़े के कमांडर इन चीफ एडमिरल चेस्टर डब्ल्यू निमित्ज के खुफिया अधिकारी कमांडर एड लेटन को दे दी गई थी। लेटन के साथ बैठक में निमित्ज ने इस बात पर बहस की कि क्या जानकारी पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि इससे जापानीज यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनके कोड टूट गए हैं। वह इस बात से भी चिंतित थे कि यदि यामामोटो मर गया तो उसे उससे अधिक प्रतिभाशाली कमांडर के साथ बदल दिया जा सकता था। लेटन, जो युद्ध से पहले यामामोटो को जानते थे, उन्होंने जोर देकर कहा कि यामामोटो सबसे अच्छे जापानीज थे और उनको मारना अमेरिका के हितों के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी सभी मुद्दों के ऊपर बहुत चर्चा की गई और यह निर्णय लिया गया कि जिन जापानीज बॉम्बर एयरक्राफ्ट से यामामोटो को आना था उन्हें मार गिरा दिया जाए। इसके लिए व्हाइट हाउस से भी मंजूरी मिल गई थी। इंटरसेप्ट की जानकारी के अनुसार यह पता चला कि 18 अप्रैल को यामामोटो रबॉल न्यू ब्रिटेन से बोगनविले के पास एक द्वीप पर बल्लाले एयरफील्ड के लिए उड़ान भरने वाले थे। हालांकि ग्वाडल कैनाल पर मित्र देशों के ठिकानों से यह द्वीप केवल 400 मील की दूरी पर था, पर क्योंकि इस मिशन को अंजाम देने के लिए जापानीज रडार से बचना बहुत जरूरी था,
इसलिए यह 400 मील का सफर लगभग 600 मील के सफर में तब्दील हो गया। ऐसे में जो ये P-38 एयरक्राफ्ट यूज होने थे, इनकी कुल उड़ान लगभग 1000 मील से ऊपर होने वाली थी। मिशन को अमेरिकी सेना के 339वें लड़ाकू स्क्वाड्रन 13वीं वायु सेना को सौंप दिया गया और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए P-38 लाइटनिंग एयरक्राफ्ट को ही यूज किया जाना था। 2 ड्रॉप टैंक्स से लैस P-38G बोगनविलिया तक पहुंचने, मिशन को अंजाम देने और बेस पर लौटने में सक्षम थे। स्क्वाड्रन के कमांडर मेजर जॉन डब्ल्यू मिशेल की देखरेख में योजना समुद्री लेफ्टिनेंट कर्नल लूथर एस मूर की सहायता से आगे बढ़ी। इंटरसेप्ट किए गए टाइम टेबल के हिसाब से यह फैसला किया गया कि जब यामामोटो उस एयरफील्ड से लगभग 10 मील की दूरी पर होंगे तब उन्हें निशाना बनाया जाएगा। इंटरसेप्ट से यह भी पता चला था कि यामामोटो के विमान को 6 A6M0 लड़ाकू विमानों द्वारा एस्कॉर्ट किया जाना था। तो इसलिए मिशेल ने मिशन के लिए 18 विमानों का उपयोग करने का इरादा किया। उन्होंने 4 विमानों के एक समूह को यामामोटो के विमानों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया। बाकी के 14 विमानों को दुश्मन के अन्य जहाजों और जो एस्कॉर्ट एयरक्राफ्ट थे उनसे निपटने का काम दिया गया। अपने आदमियों को ब्रीफ करते हुए मिशेल ने एक कवर स्टोरी प्रदान की कि खुफिया जानकारी एक तटरक्षक द्वारा प्रदान की गई थी, जिसने एक जापानीज उच्च रैंकिंग अधिकारी को रबौल में एक विमान पर चढ़ते हुए देखा था। ऐसा इसलिए किया गया था दोस्तों, ताकि बाद में जापानीज को यह न लगे कि उनके कोड्स डिकोड कर लिए गए हैं, बल्कि वो ये सोचे कि यह हमला किसी ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर हुआ था। अगर उन्हें यह पता चल जाता कि उनके कोड्स को डिकोड कर लिया गया है तो वो पूरा अपना इंक्रिप्शन को चेंज कर सकते थे, जिससे कि आने वाले समय में अमेरिका को उन कोड्स को फिर से डिक्रिप्ट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ सकती थी। 18 अप्रैल की सुबह 7:25 पर मिशेल के नेतृत्व में 18 P-38 विमानों ने इस मिशन को पूरा करने के लिए अपना सफर शुरू किया। जल्दी ही मिशेल ने उन 4 विमानों में से 2 विमानों को खो दिया, जिन्हें की यामामोटो के बॉम्बर विमानों को गिराने की जिम्मेदारी दी गई थी। इन 2 विमानों को कवर ग्रुप से हटा दिया गया और 2 और बैकअप विमानों से उनको बदल दिया गया। मेजर मिशेल ने बहुत ही कैलकुलेशंस के साथ सारी प्लानिंग की थी। उन्हें लगभग 9:35 पर यामामोटो के जहाजों को इंटरसेप्ट करना था। अगर इन कैलकुलेशंस में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती तो यह मिशन फेल भी हो सकता था। इसलिए मिशेल के ऊपर इस मिशन को कामयाब करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इतनी प्लानिंग के बावजूद भी सभी विमान 9:34 पर उस स्थान पर पहुंच गए जहां की उन्हें जापानीज बॉम्बर्स को इंटरसेप्ट करना था, और यह समय 9:35 से 1 मिनट पहले का था। पायलट्स ने अपने आसपास देखना शुरू किया तो उन्हें आसमान में कोई भी विमान दिखाई नहीं दिया। तभी एक पायलट को कुछ दूर से कुछ विमान आते हुए दिखाई दिए और उसने उस ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाकर कहा कि उसे आसमान में कुछ विमान दिख रहे हैं। सभी पायलट्स का ध्यान उधर की ओर गया और उन सभी ने देखा कि 2 जापानीज बॉम्बर्स आ रहे थे, जिनको की 6 फाइटर एयरक्राफ्ट एस्कॉर्ट दे रहे थे। मिशेल ने अपने उन 4 P-38 विमानों को इन बॉम्बर्स को गिराने का आदेश दिया। इन सभी लाइटनिंग एयरक्राफ्ट्स ने एक साथ जापानीज बॉम्बर्स के ऊपर हमला कर दिया और बाकी के एयरक्राफ्ट्स उन एयरक्राफ्ट से निपटने में लग गए जो कि जापानीज बॉम्बर्स को एस्कॉर्ट दे रहे थे। जैसे ही जापानीज बॉम्बर्स ने देखा कि अमेरिकी विमान उनको निशाना बना रहे हैं, उन्होंने जल्दी से नीचे उतरना शुरू कर दिया। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और गोलियों और तोपों से P-38 विमानों ने बॉम्बर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। जल्दी ही दोनों बॉम्बर्स डैमेज हो गए और क्रैश होने लगे। एक बॉम्बर जंगल में जाकर गिरा, जबकि दूसरा उससे थोड़ी दूर गिरा। इस हमले में यामामोटो सहित 19 लोग मारे गए और जापानीज एस्कॉर्ट के हमले में एक अमेरिकी विमान भी क्रैश हो गया था। जंगल में तलाशी लेने पर जापानीज को दुर्घटना स्थल के पास यामामोटो का शव मिला। उनकी मृत्यु 2 गोलियां लगने से हुई थी और ऐसा माना जाता है कि एयरक्राफ्ट क्रैश होने से पहले ही वो मारे गए थे। उनका पास के बोइन में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया था और उनकी राख को युद्धपोत मुसाशी पर जापान लाया गया। मिशन के बाद तेजी से कई विवाद भी छिड़ गए थे। हालांकि अमेरिकन्स ने एक कवर स्टोरी तैयार तो की थी, पर फिर भी मिशन और मैजिक प्रोग्राम से जुड़ी सुरक्षा के बावजूद इस हमले से जुड़ी सारी डिटेल जल्दी ही लीक हो गई थी। इसके साथ ही एक दूसरा विवाद यह भी खड़ा हो गया था कि वास्तव में यामामोटो को किसने गोली मारी थी, क्योंकि चारों एयरक्राफ्ट्स ने एक साथ जापानीज बॉम्बर्स को टारगेट किया था। इसलिए यह पता चल पाना बहुत ही मुश्किल था कि आखिरकार किस विमान ने उस बॉम्बर को गिराया था जिसमें कि यामामोटो मौजूद थे। मिशेल और उनकी टीम को शुरू में मेडल ऑफ ऑनर के लिए चुना गया था, लेकिन सुरक्षा कारणों से बाद में इसे नेवी क्रॉस में डाउनग्रेड कर दिया गया था। इसको लेकर बहस आगे भी जारी रही कि किसने आखिरकार यामामोटो को मारा था। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको द्वितीय विश्व युद्ध में हुए ऑपरेशन वेंजेंस के बारे में बताया था
और इस ऑपरेशन वेंजेंस में अमेरिका ने जापानीज एडमिरल यामामोटो की हत्या की पूरी प्लानिंग की थी। इसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि यामामोटो ने ही पर्ल हार्बर का पूरा प्लान और एग्जीक्यूशन किया था, लेकिन उन्होंने अपने हाई कमांड को ऐसा ना करने के लिए भी कहा था, पर क्योंकि हाई कमांड के कानों पर जू नहीं रहेंगी और उन्होंने इसके बावजूद भी यामामोटो को पर्ल हार्बर का हमला करने के आदेश दिए थे। यामामोटो की हत्या के बाद जापानीज फोर्सेस का मनोबल पूरी तरीके से टूट गया था और उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि इस युद्ध को जीतना उनके लिए आसान नहीं होगा। इसके बावजूद भी जापानीज पीछे नहीं हटे और उन्होंने अमेरिका के साथ युद्ध करना जारी रखा। अगर उन्होंने समय रहते यामामोटो के दिए सुझावों पर गौर किया होता तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम कुछ और ही होते। अमेरिका इस युद्ध में कभी कूदता नहीं और शायद जापान, जर्मनी और उनके जो अलाइज थे उनकी हार ना हुई होती। कभी कभी ऐसे ही गलत फैसलों के कारण युद्ध के परिणाम बिल्कुल से बदल जाते हैं। इसलिए कभी भी आवेश में आकर कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए जिससे कि आगे चलकर आपको ही नुकसान हो। कुछ भी करने से पहले 10 बार उसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए और तभी आगे चलकर किसी भी तरीके के एक्शंस लेने चाहिए। दोस्तों, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आगे भी वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़े इसी तरीके के ऑपरेशंस को समय समय पर आपके सामने लाता रहूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।